जब अपना बेटा ही खोटा हो तो दूसरे घर से आई बहू को क्या कहे। आज खुद का जना बेटा ही माँ से मुंह मोड़ लिया तो फिर बहू से कैसी उम्मीद। वो तो तीखा ही परोस कर देगी ना। आखिर बेटा ही तो वह पहला शख्स था जिसने उनकी रोटी की कीमत उनसे पूछना शुरू कर दिया था। यह कहकर कि मेरी पत्नी सुबह से रात तक काम में लगी रहती है और आप हैं कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं। थोड़ा बहुत काम आप नहीं कर सकती हैं क्या? जबकि पारुल जी अपने पोते रेहान को सुबह से शाम तक संभालती थी और घर के कामों में भी अपनी बहू का बराबर हाथ बटाती थी। पर फिर भी बेटे बहू को उनका रहना एक आंख भी नहीं भाता था। इसलिए आए दिन उन पर तानों की बौछार करते रहते, जिसे सुनकर पारुल जी की आंखें अक्सर सजल हो जाया करती थी। 3 साल पहले पारुल जी अपने गांव से शहर आई थी अपने बेटे के साथ रहने, वो भी अपने पैसों से खरीदे घर में। पर फिर भी उनका उस घर पर कोई हक नहीं था। इसलिए आए दिन बेटा बहू मुफ्त की रोटियों के ताने से उनका पेट भरा करते थे। और आज भी वही हुआ जब एक दिन की तरह पारुल जी अपने पोते रेहान को बाहर पार्क में घुमाने ले गई। शाम ढलते ही 7 वर्षीय रेहान अपनी दादी के साथ हर शाम को पार्क जाया करता था और कुछ देर वहाँ खेलने के बाद दादी के साथ वापस आ जाता था। आज भी शाम ढलते ही रेहान खुशी खुशी अपनी दादी का हाथ पकड़कर पार्क के लिए निकल गया। करीब 1 घंटे के बाद पारुल जी रेहान को लेकर वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते से गुजरते गुजरते कई छोटे मोटे दुकान नजर आ जाते थे। लोगों की चहल पहल देखकर रेहान आज काफ़ी खुश हो रहा था और लोगों को बार बार मुड़कर देख रहा था, जिसके कारण उसका ध्यान सड़क पर नहीं था। और अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। गिरने की वजह से उसके घुटनों पर छोटी चोट लग गई। छिलने की वजह से घुटनों से हल्के खून रिसने लगे, जिसे देखकर पारुल जी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी दादी को रोता हुआ देखकर रेहान बोलने लगा, अरे दादी, आप रोती क्यों हैं? चोट मुझे लगी है और रो आप रही हैं। अरे छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगा। और ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मैं ही सड़क पर नहीं देख रहा था, इसलिए आप रोइए मत। रेहान की बात सुनकर दादी अपने आंसू पोंछकर हल्के से मुस्कुरा देती है, पर अभी भी उनके चेहरे पर एक डर और एक घबराहट थी। उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से रेहान के जख्म को साफ की और जल्दी जल्दी जैसे तैसे अपनी घबराहट और रेहान के साथ वो घर की तरफ बढ़ गई। पर घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर में घुसते ही बरामदे में बैठी रेहान की मम्मी यानी पारुल जी की बहू मोहिनी की नज़र रेहान के घुटनों पर गई और रेहान के घुटनों से हल्के रिश्ते खून को देखकर तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बिना कुछ जाने बूझे पारुल जी पर चिल्लाने लगी, ये कैसे हो गया माँ जी? देखिए तो कितना खून निकल रहा है। आपका ध्यान किधर रहता है माँ जी? आज भी आपने रेहान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चे को चोट लगा कर ले आई, आखिर ध्यान कहाँ रहता है आपका? कितनी बार कह रखा है कि जब भी रेहान को लेकर जाएं तो उसका ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आप तो अपनी मौज मस्ती में लगी रहती होंगी। लग गई होगी ज़रूर अपने किसी पड़ोसी या दोस्तों के साथ बातचीत करने में। गलती मेरी है जो मैंने उसे आपके साथ जाने दिया।
अपनी बहू की हृदय भेदी बातें सुनकर पारुल जी की आंखों में आंसू आ गए और आकर आंखों के कोर में सिमट गए। अक्सर ऐसे ही बहू की कड़वी बातें सुनकर पारुल जी की आंखें सजल हो जाया करती थी। आज भी वही हुआ। बिना कारण जाने पारुल जी की बहू उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। पारुल जी के कुछ कहने से पहले ही उनकी बहू इतना भला बुला चीखना चिल्लाना शुरू करती थी। पारुल जी रोए जा रही थी और उनकी बहू चिल्लाते हुए फिर से कहने लगी, अब अपने ये झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। सब जानती हूँ मैं आपके नाटक को। शर्म नहीं आती ऐसा नाटक करते हुए। अरे कैसी दादी हैं आप, छी शर्म नहीं आती आपको। अपनी मम्मी को ऐसे चिल्लाते और अपनी दादी को रोते देखकर छोटा रेहान अपनी मम्मी से कहता है, नहीं मम्मी, इसमें दादी की कोई गलती नहीं थी, वह तो मेरी ही गलती थी। ऐसा बोल ही रहा था रेहान की उसकी मम्मी उसे गुस्से से कहती है, चुप कर रेहान, आजकल ज़्यादा ही अपनी दादी का पक्ष लेने लगा है तो जा यहाँ से। ऐसा कहकर रेहान को डांट देती है और फिर पारुल जी पर चिल्लाने लगती है, और आप कान खोलकर सुन लीजिए, ये जो मेरे बच्चे को भड़का रही हैं उसे बंद कीजिए। मेरे बच्चे के मन में हमारे प्रति जहर भरना बंद कीजिए। अरे रोटी हमारी कमाई की खाती हैं और हमारे बच्चे को हमारे खिलाफ भड़काती है। मुफ्त की रोटी बचती नहीं है आपको, इसलिए ऐसी ओछी हरकत करती हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा कहकर वह अंदर चली जाती है और पारुल जी वहीं अपने आंसू बहाते हुए रह जाती है। बार बार अपनी बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, पर जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना। गलती बहू की भी क्या कहें जब बेटा ही नालायक हो तो। आखिर बेटा ही तो वह पहला शख्स था जिसने उनकी रोटी की कीमत उससे पूछना शुरू किया था। यह कहकर कि मेरी पत्नी सुबह से रात तक लगी रहती है और आप है कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, थोड़ा बहुत काम नहीं कर सकती हैं क्या। जबकि पारुल जी अपने पोते रेहान को सुबह से शाम तक संभालती थी और घर के कामों में भी अपनी बहू का बराबर हाथ बटाती थी। खैर रोते रोते पारुल जी अपने कमरे में चली जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। काफ़ी देर यूं ही जी भर रोने के बाद वो थोड़ी शांत होती है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है, जब वह अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी। कितना सुखद था वो दिन। अपना घर, अपने पति का कमाया हुआ धन और पति का साथ, बहुत ही सुखमय था उनका वो जीवन। काश फिर से लौट पाती उस जीवन में तो वो ज़रूर चली जाती, पर वक्त कहाँ लौट के आता है। बेटा बहू शहर में अपना जीवन जी रहे थे और पारुल जी गांव में अपने पति के साथ अपना सुकून भरा जीवन जी रही थी। पर एक दिन अचानक उनके पति उन्हें छोड़कर सदा के लिए चले गए। अब उनका अकेला गांव में रहना थोड़ा मुश्किल बढ़ा था और बार बार गांव से शहर बेटे के पास भी जाना संभव नहीं था। और तब जब बेटा बहू शहर में एक छोटे से मकान में किराए पर रहते हो, बस उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि इसका समाधान निकालना ज़रूरी था। काफ़ी सोच विचार करने और बेटे बहू के जिद करने पर पारुल जी ने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। बेटा बहू का प्यार और स्नेह देखकर पारुल जी ने अपना गांव का अच्छा खासा मकान बेचकर बेटे बहू के कहे अनुसार शहर में एक छोटा मकान खरीद ली। पर उनके इस गलत फैसले पर
गांव के उनके शुभचिंतक और उनके रिश्तेदारों ने पारुल जी से कहा था कि अगर आप शहर में घर ले भी रही हैं तो कम से कम अपने नाम पर ही घर ले, कभी भी बेटे के नाम पर मत खरीदे। पर उन्होंने यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी और उन्होंने अपने बेटे के नाम से घर खरीद लिया। वैसे भी एक माँ के लिए उनका बेटा ही सब कुछ होता है और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती है। उन्हें कहाँ पता था कि एक दिन यही बेटा उससे छल करेगा और हर दिन तानों से उसका पेट भरेगा। उन्हें तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी और प्यार भरे मीठे बोल। बस इसलिए तो उन्होंने बेटे के नाम पर घर खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उन्हें लगा क्या फ़र्क पड़ेगा अगर घर बेटे के नाम से हो, आखिर बेटा तो उनके ही कोख का था ना। पर अब उसी घर में पारुल जी से उनकी रोटी की कीमत पूछी जाती थी। हर रोज़ अपने स्वाभिमान के टुकड़े होते देखकर पारुल जी का दिल बार बार रोता था, पर उन्हें इसका कोई समाधान नज़र नहीं आता था। अगर उनकी कोई और संतान बेटी या बेटा होती तो वो ज़रूर उनके पास चली जाती और बेटे बहू को सबक सिखाती। पर अब तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो क्या करे। संपत्ति के नाम पर सिर्फ ये घर ही था उनके पास, जिसे भी वो अपने नालायक बेटे के नाम से कर रखी थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस घर पर अपना मालिकाना हक कैसे जताए ताकि बेटे बहू को उनकी औकात दिखा सके। वैसे तो उन्हें पेंशन मिल रही थी, पर उस पर भी बेटे बहू की ही नज़र थी और शहर आते ही वो भी बेटा माँ के खाते से निकाल लेता था। पर अब पारुल जी ने मन बना रखा था कि अब से वो अपना पेंशन अपने पास ही रखेगी। इस पर वो दृढ़ निश्चय थी। इसलिए इस बार जब उनके पेंशन की रकम आई तो वो बेटे बहू को देने से साफ इनकार कर दी और कोई चेक सिग्नेचर नहीं की। बस फिर क्या था, बेटे बहू की नौटंकी शुरू हो गई। पर इस बार पारुल जी टूटने को तैयार नहीं थी और साफ शब्दों में बेटे बहू को इनकार कर दी, जिसे सुनकर बेटे गुस्से से चीखते हुए पारुल जी से कहने लगा, माँ आखिर आप इस पेंशन का क्या करेंगी? सब कुछ तो मिलता है आपको, रोटी कपड़ा मकान, फिर ये जिद क्यों? देखिए जिद छोड़िए और जल्दी से चेक पर साइन कीजिए। घर का राशन पानी लाना है, इसलिए आप चुपचाप से पैसे दे दीजिए, वरना क्या बेटा, अब मैं तेरी एक न सुनूंगी। इसलिए मैंने जो निश्चय कर लिया वो कर लिया। इस बार से मैं ये पैसे तुम लोगों को नहीं दूंगी। अरे बहुत सुन लिया मैंने तुम लोगों के ताने, पर अब नहीं। अरे घर का राशन मेरे पैसों से आता है और मुझे ही ताने सुनाए जाते हैं कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। जिस घर में रहता है वो घर भी मेरे पैसों का है, इसलिए बस बहुत हुआ, अब और नहीं बेटा। पारुल जी की बातें सुनकर बेटा गुस्से से लाल होते हुए कहता है, अच्छा तो अब आप हमारे खिलाफ खड़ी होंगी? हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरा भी स्वाभिमान है। क्या उम्र के साथ स्वाभिमान खत्म हो जाता है या बेटे बहू के डर से ख़त्म कर लेना चाहिए और जैसा जो कहे वैसे जीना चाहिए, चाहे हर बार क्यों न एक माँ को प्रताड़ित किया जाए। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि आप इस घर में कैसे रहती हैं। यह घर मेरा है, मैं जब चाहे आपको इस घर से धक्के मारकर निकाल सकता हूँ, फिर आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस यही सुनना बाकी था तेरे मुँह से,
पर तू ऐसा करने की सोचना भी मत। इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। माँ हूँ मैं, माँ। जब अपने पे आऊँगी तो तुम दोनों के अकल ठिकाने आ जाएंगे। सुन लिया अपनी माँ को? देखा कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इनकी। मैं तो कहती हूँ कि निकालो इन्हें अभी, इसी वक्त। यह हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं। खाती हमारा है और हमें ही आंख दिखा रही है। निकालो अभी के अभी इन्हें। पारुल जी की बहू जो इन सब की खिलाड़ी थी, वो पारुल जी को निकालने की बात कर रही थी, पर वो भूल गई थी कि वो एक माँ को अपमानित कर रही थी, जिसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता था। बस बहुत हो गया। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मुझे पता था मेरी पेंशन आने के बाद तुम ये सब तमाशा ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। अच्छा, ज़रा हम भी तो देखें क्या बंदोबस्त कर रखा है। बेटा चिढ़ते हुए माँ को कहता है, अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस की मदद लूँगी। पारुल जी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं। हाँ तो जाइए, आपको जहाँ जाना है जाइए। देखे तो पुलिस भी क्या करती है, बहू मुंह घुमाते हुए कहती है। आखिरकार जब उनके बेटे बहू ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने एनजीओ और पुलिस की सहायता से ली, और एनजीओ और पुलिस की सहायता से पारुल जी को उस घर में एक हिस्सा दिया गया, जहाँ वे अपनी पेंशन से अपना भरण पोषण करती हैं और स्वाभिमान के साथ रहती हैं। साथ ही उनके बेटे बहू को हिदायत दी गई कि अगर वे दोबारा पारुल जी को परेशान करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बेटे बहू को जेल की हवा खानी पड़ेगी और संपत्ति से बेदखल भी कर दिया जाएगा। बस फिर क्या था, बेटे बहू पुलिस और एनजीओ के डर से अपना रास्ता चुन लिए थे और उनकी पारुल जी सुखमय जीवन जीने लगे।